Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I welcome you all in online support program. I am your computer lecturer Musharraf Naseem and I am from Army Public School and Colleges Askari 14 Rawalpindi campus. I hope you all are doing well. So students, we are studying lesson number 1 and this is lecture number 3. You all are supposed to open your textbooks and open the page number 16, and we are going to go through the pages 16 up till 20, and we will continue with all algorithms. We have done first 10 algorithm in our notebooks, and these are discussed clearly in your WhatsApp group. And in this lecture we are going to go through algorithm number 11 to 14. Most of you won't be having 11 to 14 algorithms because of the books variations, but we will discuss each algorithm clearly over here. And then we are going to discuss flowcharts. What are flowcharts, the definition and the importance of the flowcharts in solving problem, why do we use it, and steps for drawing charts, flowchart symbols, and up to so on. So let's start our lecture. Okay, let's continue with the algorithms. Hope you all are done with algorithms number 1 to 10. So let's start with 11 till 14. In problem number 11 we have to print the multiplication table of a given number, and in problem number 12 we are going to convert temperature from Fahrenheit to Celsius. In problem number 13, find the factorial of a given number. Problem number 14, find the sum of the even numbers up to 100, और उसकी सीरीज़ जो है वो मेंशन की हुई है. सम इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 up to so on up till 100. So starting up with the problem number 11, that is print a multiplication table of a given number. मैं यहाँ पे जो है वो उसके सोल्यूशन के स्टेप्स जो हैं वो मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर स्किप किए हुए हैं, बट यू ऑल आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो द पैटर्न एंड यू ऑल आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो ऑल द स्टेप्स के आपने उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज करना है, और इसके अंदर आपने उसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो मेंटेन करना है, और उसको आपने बताना है कि क्या क्या जो है वो इनपुट्स होंगे, उसका आउटपुट रिक्वायर्ड जो है वो क्या होगा, और उसके जो है वो प्रोसेसिंग क्या होगी. मैं एल्गोरिदम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. इसका एल्गोरिदम डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको जो है इसकी टेक्निकलिटीज़ और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए. तो एल्गोरिदम के अंदर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, हमने स्टार्ट करना है लेट द नंबर n बी 7. ठीक है, हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग सपोज कर रहे हैं कि हमने जिस भी नंबर का वो मल्टीप्लिकेशन टेबल लेना है वो सपोज करते हैं वो वेरिएबल n है और उसकी वैल्यू क्या है 7 है. इनिशियलाइज k टू 1. k कोई भी एक वेरिएबल है जिसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और k जो है वो हर एक दफ़ा इंक्रीमेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2 1s are 2, 2 2s are 4. 1 के बाद 2 जो वैल्यू आएगी, 2 के बाद 3 वैल्यू आएगी, यानी कि वो कितने नंबर्स के टाइम मल्टीप्लाई होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएगा, तो वो वाला वेरिएबल क्या होगा, हमारा k होगा. उसके बाद स्टेप नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट p का वेरिएबल हमने प्रोडक्ट के लिए ले लिया है, दैट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय k. n क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय k, यानी कि 7 इंटू 1. हम लोगों ने उनका मल्टीप्लिकेशन जो रिज़ल्ट निकालना है वो वेरिएबल p में स्टोर होगा. ठीक है, तो n में 7 आ जाएगा, यानी कि जिस नंबर का हमने टेबल निकालना है वो मल्टीप्लाई बाय स्टैटिक का साइन में दोबारा याद करा दो. स्टैटिक का साइन हम लोग मल्टीप्लिकेशन के पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, इनटू k. क्या होगा, वो नंबर जो कि हर एक आइट्रेशन के बाद हर एक दफ़ा जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, आउटपुट n k एंड p, यानी कि हम लोगों ने इसका रिज़ल्ट क्या आउटपुट किस तरह से शो करना होता है. फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2. ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 इंटू 1, 7 1 7, किस तरह से होगा, 7 वो वेरिएबल n है और उसकी मल्टीप्लिकेशन k है, यानी कि 7 को कितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है वो k आ जाएगा, एंड p जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 7 1 7, 7 2 14 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5, इंक्रीमेंट k बाय 1 एंड k इक्वल्स टू k प्लस 1. अब k क्या है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने हर एक आइट्रेशन के बाद चेंज करनी है, हर एक दफ़ा जो है वो चेंज होगी. फॉर एग्जांपल 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, इस तरह से 1 2 3 जो वैल्यूज़ जो हैं वो हम लोगों ने इंक्रीज़ करनी है, चेंज करनी है, यानी कि k की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीज़ होगी. उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या कह रहा है, चेक द वैल्यू ऑफ k. इफ़ k
इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, आप 10 भी लिख सकते हो, उसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि अच्छा जी टेबल तो हमारा 10 तक होता है तो हम लोग यहाँ पे 12 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो है वो 10 भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है, इफ़ के इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, यानी कि अगर वो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल उसके एंड तक पहुँच गया है, देन गो टू स्टेप 3, ठीक है। अगर वो उससे छोटा है, के इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, के की वैल्यू जो है वो 12 से कम है, तो वापस स्टेप नंबर 3 पे जाओ। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि अगर वो कम है तो उससे अगली वाली वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में सेव कर दे। अगर ऐसा नहीं होता का क्या मतलब है कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है, के इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 12, तो फिर जो है वो स्टेप नंबर 7 पे चला जाए, यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो स्टेप नंबर 7 पे जाके उसको स्टॉप कर दे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर हमने करना क्या है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ आपका फार्मूला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फार्मूला आपको स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ C इक्वल्स टू 5/9 इंटू F-32 ब्रैकेट्स क्लोज, ठीक है जी। आपने मैं अगेन याद करा दूँ, प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर भी यहाँ पे आपने उसका सोल्यूशन, उसका इनपुट, उसका आउटपुट, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो मेंशन करनी है। मैंने स्लाइड्स के अंदर उनको स्किप किया है सिर्फ इस वजह से ताकि जो है वो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस कर लूँ और जो है उसकी थ्योरी के ऊपर ज़्यादा ना जाऊँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्किप कर दी हैं। मुझे अगर किसी बच्चे की नोटबुक के अंदर या किसी उसकी असाइनमेंट के अंदर वो चीज़ें स्किप नज़र आई ना, तो उसकी खैर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो वो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने स्लाइड्स के अंदर ऐसा किया है। तो मैं आपको दोबारा से याद करा दूँ कि आपने उसके पूरे स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एल्गोरिथम्स किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्टेप नंबर 1, स्टार्ट लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट FB 100। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या है, C, यानी कि सेल्सियस के अंदर अगर हम लोगों ने इसका टेम्परेचर निकाला है तो सेल्सियस के लिए हमें जो रिक्वायर्ड वेरिएबल होगा दैट इज़ फ़ारेनहाइट, तो दैट इज़ उसका फार्मूला क्या है, C इक्वल्स टू 5/9 एज इट इज़ वैल्यू एज इट इज़ आएगी, और उसके अंदर जो एक f की वैल्यू है वो वेरिएबल है, वो हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम लोग अगर यूज़र नहीं है तो हम लोग खुद से ज्यूम कर लेते हैं, जो कि स्टेप नंबर 1 में हमने किया है, स्टार्ट लेट द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट FB 100, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से 150 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, डजंट मैटर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपने f की वैल्यू उस फार्मूला में पुट करनी है और उसका रिजल्ट जो है वो C में स्टोर हो जाएगा। अब आपने जो फार्मूला है उसको C के इक्वलेंट पुट कर दिया, यानी कि C जो है वो सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, C इक्वल्स टू F/9, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, f की वैल्यू क्या है 100 माइनस 32 ब्रैकेट्स क्लोज, एंड देन जो भी इसका कैलकुलेटेड रिजल्ट आएगा वो C में स्टोर हो जाएगा। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 आउटपुट उसका जो है वो C पे डिस्प्ले हो जाएगा, और स्टेप नंबर 4 जो है वो उसको स्टॉप कर देगा। Okay, coming towards problem number 13, find factorial of a given number. Please mark it very important. ये एल्गोरिथम जो है वो पेपर में आता है, कई दफ़ा पेपर में जो है वो आ चुका हुआ है, और बी वेरी केयरफुल, इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे जो है व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब फैक्टोरियल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं, फैक्टोरियल फाइंड करना कैसे होता है। आप लोगों ने अपने मैथ्स की क्लासेस के अंदर जो है वो फैक्टोरियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जांपल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल सब, ठीक है। तो उसमें हम लोग करते क्या थे कि जिस भी पर्टिकुलर नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है, हम लोग उससे पिछले वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मैं 5 का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी, तो मुझे 5 का फैक्टोरियल जो है मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसिडर करनी होती है कि यहाँ पे हम लोगों के पास ज़ीरो की कोई गुंजाइश नहीं होती, हम लोग किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर वो जो है हमारा सारा रिजल्ट उसको ज़ीरो कर देता है। तो इसमें भी आपने इसका सोल्यूशन जो है वो एज इट इज़ जैसा बुक में आपके मेंशन किया हुआ है, आपने प्लानिंग द सोल्यूशन जो है उसकी हेडिंग देनी है, उसके लिए आपने उसके इनपुट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं, उसके आउटपुट जो हैं वो मेंशन करने हैं, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो मेंशन करनी है। उसके बाद है एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट लेट द नंबर n बी 5। कोई भी नंबर हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है n, और उसका
वो किस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है वो n है, और n जो है उसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है कि वो 5 है। स्टेप नंबर 2, इनिशियलाइज लूप वेरिएबल k एंड फैक्टोरियल f टू 1। ठीक है, अब लूप किसको कहते हैं? जो चीज़ बार बार रिपीट होगी। ठीक है, हम लोगों ने एक लूप वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने क्या रखा है? k रखा है, और एक फैक्टोरियल वेरिएबल फैक्टोरियल जो कि हमने आउटपुट निकालना है, जो कि हमने कैलकुलेट करना है, उसको हमने 1 f(1) जो है वो रखा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों ने जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू में ज़ीरो नहीं आने देना, तो इस वजह से ज़ीरो से बचाने के लिए हमने फैक्टोरियल को 1 जो है वो असाइन करना होता है। k की वैल्यू भी हमने 1 इनिशियलाइज़ कर दी और f की वैल्यू भी हमने 1 इनिशियलाइज़ कर दी। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द प्रोडक्ट। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने f को और k को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, और बार बार k की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, और उसके बाद 5 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने कहा कि मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वो 1 वेरिएबल जो है वो k में स्टोर करवाया है, k=1, और बाद में 1 के बाद 2 लाने के लिए मैं k को क्या करूँगी? इंक्रीमेंट करूँगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट k बाय 1, k=k+1। और उसके बाद स्टेप नंबर 5, चेक द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कि अगर k की वैल्यू जो है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू है 5k, देन गो टू स्टेप 3। अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो 5 तक नहीं पहुंची, छोटी है, तो फिर यानी कि मज़ीद k को इंक्रीमेंट होना है और उसको मल्टीप्लाई होना है, तो वो वापस स्टेप नंबर 3 पे चला जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से k की वैल्यू जो है वो उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है वो फैक्टोरियल में स्टोर करवा देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज मैं इसी स्टेप नंबर 5 की बात कर रही हूँ, इफ़ k इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू n, देन गो टू स्टेप नंबर 3, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 6। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपने कहाँ जाना है? स्टेप नंबर 6 पे, यानी कि जो भी रिजल्ट f के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुका हुआ है, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेशंस की हैं, तो उसका रिजल्ट ला के आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेंशन कर दे, और स्टेप नंबर 7 में जो है आपने स्टॉप कर देना है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर दूँ कि जब हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको उससे पिछले जितने भी नंबर्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 14, ये बहुत सारी बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम नंबर 11 की जगह पे है, और क्योंकि मेरी बुक में ये नहीं था तो मैंने इसको प्रॉब्लम नंबर 14 की जगह पे खुद ही रिप्लेस कर लिया हुआ है। तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा कि इसका नंबर जो है वो शायद 11 पे आए या 14 पे आए, लेकिन जो भी है, एनीवेज प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स अप टू 100, और हम लोगों को इसमें प्रॉब्लम में ही मेंशन किया हुआ है कि सम इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस अप टू सो ऑन अप टिल 100 जो है, यहाँ तक हमने उसका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो सम यहाँ पे सीरीज़ लिखी हुई है, इसको देख के बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, और ये लास्ट टाइम पेपर में भी ये एल्गोरिथम जो है वो अपीयर हुआ था, तो बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो रहे थे, और बच्चों को लगा ऐसा था कि शायद उन्होंने सम इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 8 एंड अप टू सो ऑन अप टिल 100 ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है। ये डिस्प्ले नहीं करवानी, आपने 2 + 4 + 6 इन सबको आपस में ऐड करना है, और इन सबको 2 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपने सम के वेरिएबल में स्टोर करवा के डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इसका भी जो सोल्यूशन प्लान है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग आपने एज इट इज़ बुक से जो है वो देखनी है, उसको कंटिन्यू करना है। मैं अगेन एल्गोरिथम जो है उसको डिस्कस कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 सेज स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल लेना है सम के नाम से, और उसको हमेशा इनिशियलाइज़ कर देना है 0 से। आप अभी आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट है, और इंशाल्लाह हम लोग आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम लोग अक्सर और बेशतर जगह पे हम लोग सम इक्वल्स टू 0 ही इनिशियलाइज़ करेंगे। जब हमने किसी भी चीज़ का सम जो है वो कैलकुलेट करवाना होता है तो हम लोग उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि ताकि वो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले। वो गार्बेज वैल्यू क्या होती है वो इंशाल्लाह हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। फॉर द टाइम बिंग आपने बस ये याद रखना है कि सम इक्वल्स टू आपने 0 ले लेना है, एंड k इक्वल्स टू 2। k क्या है? ये k वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमने वैल्यूज़ को ऐड करना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल, जहाँ सीरीज़ जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 2 से, और सीरीज़ हमारी एंड कहाँ पे होगी? 100 तक होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने 2 से वैल्यूज़ जो है वो ऐड करना शुरू करनी है, और एंड तक की लिमिट जो है वो लगा देनी है, यानी कि 100 से ऊपर की वैल्यू जो है उसमें ऐड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सम इक्वल्स टू 0 ले लिया, k इक्वल्स टू 2 जो है वो ले लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ऐड k टू सम। ठीक है, अब सम क्या था?
0 था, k क्या था 2 था, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस k, इसका मतलब क्या है 0 प्लस 2, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टेप पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है आपने, इंक्रीमेंट k बाई 2, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप देखें कि हम लोगों ने इवन नंबर्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, मैं 2 के बाद ऐसे कौन से नंबर जो है उसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी कि 4 आएगा, 4 के अंदर मज़ीद क्या ऐड करूँगी कि 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में ये डिसाइड करना है कि हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट किसको कहते हैं कि उसके अंदर मज़ीद कितनी वैल्यूज़ ऐड करनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट k बाई 2, k इक्वल्स टू k प्लस 2, तो दैट मीन्स कि k हमने इनिशियली जो है वो 2 लिया था, 2 के अंदर मज़ीद 2 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। दैट मीन्स कि अब हम लोग जो है वो इवन नंबर्स जो हैं उसकी सीरीज़ प्रॉपरली कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक आइट्रेशन के बाद जो है वो आपका जो लूप वेरिएबल है वो k की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा जो है वो 2 में मज़ीद ऐड करके जो है उसको स्टोर करेगी। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमने, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 100। ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हमारी वैल्यू जो हम लोगों ने वैल्यूज़ 100 तक जो है वो सम करनी है वो 100 तक या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो हमने उनको ऐड नहीं करना। तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या लगाई, इफ़ k इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 100 देन गो टू स्टेप 2, अदरवाइज गो टू स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 में क्या है कि अगर वो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि आपकी 100 तक आइट्रेशंस पूरी हो जाती हैं, 100 तक सारी वैल्यूज़ जो है उसका सम हो जाता है, तो आपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो सम का जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर देना है। और अगर ऐसा नहीं, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपने क्या कर देना है, स्टेप नंबर 6 को जो है वो कंटिन्यू करना है, दैट इज स्टॉप, यानी कि अगर 100 से ऊपर वैल्यू चली जाती है तो फिर आपने स्टॉप कर देना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या चीज़ होती है, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इस पिक्चर में अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फ्लो चार्ट है क्या चीज़, फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी एल्गोरिदम्स बनाए थे, उन एल्गोरिदम्स को हम लोगों ने किस तरह से जो है वो एक डायग्राम में डिस्प्ले करना है, डिसाइड करनी है हम लोगों ने चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज करनी है, वो सब हम लोग फ़्लो चार्ट के अंदर जो है वो अरेंज करके शो करते हैं। तो ये एक डायग्राम या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके एल्गोरिदम्स की। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है वो हम लोग डिसीजंस लेते हैं, हम लोग जो है वो चेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या काम कैसे किया, कौन सा स्टेप कैसे परफॉर्म किया और उसका क्या रिजल्ट आया। फ्लो चार्ट यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट के यूज़ करने से हम लोग जो है, मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट्स बना दी हैं, कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं जो कि आपको फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में जो है वो बताएंगे। फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है जी, कि हम लोगों ने जो जो स्टेप जिस जिस तरीके से करना है उसका एक सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 सेज इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। चीज़ें हमें पिक्चर की सूरत में जो है वो क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, हमें उनको ढूंढना नहीं पड़ता, हम लोग क्लियरली जो है वो हर एक चीज़ जो है उसको उसके सिंबल में से, फॉर एग्जांपल उसके डिसीजन में से या इनपुट आउटपुट सिंबल्स में से जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, the flowchart is drawn, it becomes very easy to write the program in any high level language, ठीक है। कि अगर आपने एक दफ़ा फ्लो चार्ट बना लिया हुआ है तो उसके बाद आप उस फ्लो चार्ट को देखते हुए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना लें तो वो आपको बहुत ईजिली जो है वो आप उस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियरली पिक्चर के अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद जो कह रहा है कि इट्स वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स टू अदर पीपल। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट बनाया है और मैं अगर किसी सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को दिखाना चाह रही हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेगा मैं क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से जो है वो अरेंज करी हूँ, डिज़ाइन करी हूँ, सब चीज़ें हैं जो है वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। कि हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, कोई लॉजिकल मिस्टेक की है, तो उसको फाइंड आउट करने में हमारे फ्लो चार्ट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स फॉर ड्राइंग के आपने किस तरीके से फ्लो चार्ट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट
determine the following requirements for the given problem or algorithm before drawing a flow chart. सबसे पहले इनपुट टू द फ्लो चार्ट। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको आपके इनपुट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी प्रोसेसिंग करनी है, उसकी टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन डिसीजंस टू बी टेकन, कौन से पॉइंट पे जाके आपने डिसीजन लेना है। द आउटपुट ऑफ टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपका जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, वो किस तरह से आपने डिस्प्ले करना है। ये सारे स्टेप्स अगर आपको क्लियर हैं तो फिर आप एक अच्छा फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट्स इन डिटेल। सबसे पहला स्टेप था इसमें इनपुट का। द फ्लो चार्ट डेवलपर्स मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट्स टू द फ्लो चार्ट इज। द इनपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कई दफ़ा बताया हुआ होता है कि गिवन नंबर दिस है, या आपने इनपुट जो है वो यूज़र से लेना है, या आपने जो है इनपुट ये लेना है। स्टेटमेंट के अंदर कई दफ़ा मेंशन होता है, और अगर नहीं होता तो फिर आपने खुद से ज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल, द गिवन प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हियर इनपुट विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है, कि अगर आपको जो है वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पता है तो ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस के अंदर। तो जो इनपुट होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट, यानी कि आपने इनपुट एफ़ की वैल्यू जो है वो आपने लेनी है। उसके बाद प्रोसेसिंग। द फ्लो चार्ट डेवलपर्स मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म्ड और विच फार्मूला इज टू बी अप्लाइड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल द फॉलोइंग फार्मूला इज टू बी यूज्ड, ठीक है जी। कि अगर आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सीरीज़ जो है उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई डिवीजन हो रही है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो फिर आप उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल द फॉलोइंग फार्मूला इज टू बी यूज्ड। एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट बाई 2, ठीक है। बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जो है उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो फिर आपकी प्रोसेसिंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद डिसीजन। द फ्लो चार्ट डेवलपर्स मस्ट डिसाइड विच कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, रिपीटेशन और सिलेक्शन। ये सीक्वेंस, रिपीटेशन और सिलेक्शन क्या है, इंशाल्लाह हम लोग आगे अपनी प्रोग्रामिंग के लेसन्स के अंदर जो है वो इन डिटेल जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके जो फ्लो चार्ट डेवलपर्स है, या आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने फ़्लो को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने प्रोग्राम के स्टेप्स जो हैं वो किस तरीके से लेके जाने हैं, ठीक है। सीक्वेंस, रिपीटेशन और सिलेक्शन आर टू बी अप्लाइड फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, सिलेक्शन स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिंट लेटर ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। कि जैसे हम लोगों ने एक एल्गोरिथम किया था जिसमें हम लोगों ने हमें रेंजेस गिवन थी कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा और 100 से कम आते हैं तो उसको A+ जो है वो ग्रेड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। ये हमारी क्या थी, ये सिलेक्शन थी कि अगर ऐसा होता है तो हमने ऐसा करना है। दिस इज़ द सिलेक्शन, ठीक है। द सिलेक्शन स्ट्रक्चर विल चेक इन विच रेंजेस द मार्क्स फॉल एंड अकॉर्डिंगली प्रिंट द ग्रेड। उसके बाद है आउटपुट। द फ्लो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है, कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपके अगर इनपुट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, डिसीजन हो रही है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंगली कोई ना कोई आउटपुट जो है वो लाजमी जनरेट होना चाहिए, ठीक है जी। सो कमिंग टूवर्ड्स द असाइनमेंट, आपने प्रॉब्लम नंबर 11 से लेके 14 तक जो है वो प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स के ऊपर या लूज शीट्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो है इनको लिखना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने पूछना है। और उसके बाद सेकंड आपका काम क्या है कि मेमोराइज़ करना है, आपने अच्छी तरह से याद करना है कि फ्लो चार्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके बारे में हम लोग इसके सिंबल्स क्या होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से हेल्प आउट हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल जो है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। अप टिल देन अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।